उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जो 17वीं सदी में आती है, और ये वो जो एक ऐसा दौर था जब एक तलवार का सिद्धांत लागू होता था। एक तलवार का सिद्धांत इन द सेंस कि राज्य की जो सारी शक्तियाँ थी वो चर्च में समाहित होती थी, यानी कि राजा में नहीं। इसे एक तलवार का सिद्धांत बोलते हैं। 17वीं सदी में जैसे ही सामंतवाद के विरोध में उदारवादी नामक विचारधारा ओरिजिन हुई, यानी कि इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई, और एक ऐसी विचारधारा जो सामंतों के विरोध में आई थी। उनका मानना था कि व्यक्ति सबसे पहले आता है, व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है और रैशनल यानी कि विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, ना कि कोई सामूहिक एक ऐसी गरिमा जो चर्च निर्धारित करता है। व्यक्ति की एक ऐसी गरिमा जिसमें व्यक्ति के अपने अधिकार होंगे, और वो अधिकार कौन उपलब्ध कराएगा? वो अधिकार उपलब्ध कराएगा राज्य नामक संस्था। राज्य जो कि चर्च के पूर्ण अधीन एक ऐसी संस्था थी जो डार्क एज से कंटिन्यू चली आ रही थी। डार्क एज इन द सेंस यानी कि रोमन काल और मध्यकाल का दौर, जब एक तलवार का सिद्धांत आता है, और एक ऐसा एक तलवार का सिद्धांत जिसमें केवल जो चर्च था वो एक शक्तिशाली संस्था होती थी। राजा की जो भूमिका थी मध्यकाल यानी कि डार्क एज में जीरो थी। एक तलवार केवल किसके पास थी? वो चर्च के पास थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक काल की ओर बढ़े, आधुनिक काल इन द सेंस सामंतवाद के जो विरोध में एक नई विचारधारा उभर के आती है, वो आती है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। एक ऐसी विचारधारा जो सामंतवाद को चुनौती दे रही है, एक ऐसी विचारधारा जो चर्च को चुनौती दे रही है, एक ऐसी विचारधारा जो एक तलवार के जो सिद्धांत है उसको भी चुनौती दे रही है। इनका मानना था कि व्यक्ति सबसे पहले आता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राथमिक है, और एक ऐसी स्वतंत्रता जो मानती है कि व्यक्ति एक रैशनल प्राणी है। रैशनल इन द सेंस कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, एक ऐसा प्राणी जो अपनी चयन की स्वतंत्रता रखता है। चयन की स्वतंत्रता यानी कि अपना खुद का व्यवसाय करना, अपने खुद के अनुसार जीवन जीना। कोई आस्था में विश्वास करे, कोई नास्तिक हो, तो हर तरीके से हर किसी को अपने अनुसार जीवन जीने की आज़ादी थी। ये वो दौर था जब यूरोप में रेनेसा का दौर शुरू हुआ। रेनेसा इन द सेंस यानी पुनर्जागरण जिसे बोलते हैं। एक पुनर्जागरण का काल, अर्थात पुनर्जागरण यानी कि आधुनिकीकरण का काल। आधुनिकीकरण यानी तर्कवाद का काल, जिसमें हर चीज़ को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसी जाती थी, जिसमें हर चीज़ को देखा जाता था कि क्या लॉजिकल रूप से ये चीज़ सही है, या अपने अंधविश्वासों के माध्यम से एक चर्च पे ही हम विश्वास किए जा रहे हैं। तो इस विचारधारा ने व्यक्ति को एक सेंट्रलाइज बॉडी के रूप में स्थापित किया। एक ऐसी विचारधारा जो मानती है, जिसका एक विकास का मॉडल है, एक ऐसा विकास का मॉडल जो बोलती है कि पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म जो व्यवस्था है, व्यक्तिवाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो बताती है कि सरकार कैसी होनी चाहिए। सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए, संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। सीमित सरकार एक ऐसी सरकार जिस पे नियंत्रण होता है रूल ऑफ लॉ का यानी कि जो कानून का शासन है, एक संविधान से बनाया हुआ एक ऐसा संविधान जो एक तरह की कॉपी है, ठीक है, और एक ऐसी कॉपी जिसे देखकर हर कोई उसका अनुसरण करे, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता हो, और उल्लंघन किया जाए तो दंड का भागी।
तो अब हम देखते हैं कि सीमित संवैधानिक सरकार बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य थे। कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनमें चर्च का जो यूरोप के अंदर जो पहले का प्रभुत्व था उसको चुनौती देना एक मात्र मकसद था, और जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में चुनौती दी। सीमित यानी संवैधानिक सरकार, यानी कि जहाँ गवर्नमेंट शब्द यूज किया जाता है तो वहाँ गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कुछ लोग मिलकर ही सिस्टम को चलाते हैं, तंत्र को चलाते हैं। चर्च में केवल एक व्यक्ति यानी कि पादरी प्रधान व्यवस्था है। प्रॉपर राजा है वो भी एक व्यक्ति प्रधान व्यवस्था है। लेकिन सरकार यानी कि काफ़ी सारे लोग मिलके किसी राज्य का संचालन करते हैं, जिसमें पूंजीवाद का एक सीधा उद्देश्य ये था कि सामंतवाद को किसी न किसी रूप में ख़त्म किया जाए। सामंतवाद जो कि यूरोप की एक अंधकार युग को स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा भागीदार रहा था, जिसका यूरोप के अंदर ज़मीनों पर पूर्णतः अधिकार था, वो सामंतवाद, उसको चुनौती पूंजीवाद ने देना शुरू की, और वो सीमित और संवैधानिक सरकार के माध्यम से, जिसमें व्यापार, वाणिज्य या बाजार वाली जो व्यवस्था थी, आर्थिक रूप से परिवर्तन चाहते थे। कौन चाहते थे? पूंजीवादी लोग चाहते थे, जबकि सामंतवादी इस तरह के जो खुली व्यवस्था के कभी भी समर्थक नहीं होते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यदि सभी के लिए चयन की स्वतंत्रताएं बढ़ेंगी तो सामंतवाद का ढांचा एक दिन ढह जाएगा। इस ढांचे को बचाने के लिए उन्होंने चर्च की ओर रुख किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थन में भी उठ खड़े हुए थे, जैसे एक महान दार्शनिक जॉन लॉक को तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। जॉन लॉक जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ी क्रांति की थी, और उनके विचारों का प्रसार अमेरिकी संविधान के अंदर दिखाई भी देता है। यानी कि आधुनिक काल का एक तरीके से बोलें तो उदारवाद का पितामह कह सकते हैं। पूंजीवादी मॉडल जो लेजर फेयर सिद्धांत पे काम करता है। लेजर फेयर यानी कि व्यापार और बाजार के अंदर कभी भी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, चर्च हस्तक्षेप नहीं करेगा। डिमांड और सप्लाई के माध्यम से चीज़ें हैं वो संचालित होंगी। डिमांड, मांग, यानी कि जो भी वस्तु की मांग आएगी और उसका उत्पादन कर और उसकी पूर्ति कौन करेगा, वो करेगा ये पूंजीवादी वर्ग, यानी कि इंडस्ट्री क्लास। क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने एक नए विचारों को जन्म दे दिया था। तर्कवाद को यूरोप के अंदर प्रचार प्रसार मिल रहा था, जिससे अब राज्य को केवल एक मात्र एक ऐसे रूप में देखा जाने लगा जो कि विवाद समाधान संस्था के रूप में हो। विवाद समाधान यानी कि राज्य किसी भी संस्था के अंदर, एक संस्था इन द सेंस एक ऐसी इंडस्ट्रियल बॉडी या पूंजीवादी वर्ग या जो औद्योगिक घराने थे उस टाइम के, जिस टाइम से फ्री ट्रेड जो इंग्लैंड का पूरी दुनिया में होता था, जो साम्राज्यवाद की ओर बाद में लेके गया। वे चाहते थे कि राज्य हमारी आर्थिक रूप के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, और राज्य जब हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य चर्च से शक्तिशाली भी हो गया है, और पूंजीवादी वर्ग ये चाहता था कि राज्य एकमात्र विवाद समाधान संस्था के रूप में काम करे, जो ओनली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगा। पूंजीवाद यानी कि उदारवादी जो व्यवस्था है, इनका जो मानना था कि हित समूह बहुत सारे होते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारे हित समूह होते हैं। हित समूह हैं जिनके टकराव एक दूसरे से जारी रहते हैं,
और इन टकरावों के द्वारा राज्य को अलग से कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि राज्य की संप्रभुता को खतरा नहीं होता। इनके हितों के बीच एक सामंजस्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सामंजस्य रखने का कार्य कौन करेगा? वो राज्य करेगा, और इनके बीच जो विवाद होंगे उनका निपटारा भी राज्य करेगा। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखते हैं कि राज्य चलो निपटान कर रहा है, इनकी समस्या का समाधान कर रहा है। अब राज्य क्या कर रहा है? राज्य एक नई व्यवस्था भी लेके आ रहा है। ये चाहते हैं कि तुरंत परिवर्तन ना हो, यानी कि रेडिकल चेंज नहीं होने चाहिए। रेडिकल यानी कि उग्रगामी किसी तरह के परिवर्तन नहीं होने चाहिए। परिवर्तन केवल इंक्रीमेंटल होने चाहिए। इंक्रीमेंटल यानी कि क्रमिक रूप से परिवर्तन होने चाहिए, धीरे धीरे कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप लेके परिवर्तन होने चाहिए, ना कि कोई बड़ा परिवर्तन जिससे सारी व्यवस्था ही कोलैप्स कर जाए। और ये क्रमिक परिवर्तन है, ये कार्ल पॉपर भी बताते हैं, जो हम पीस मील इंजीनियरिंग का आगे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। और जो क्रमिक परिवर्तन लाने का सबसे बेस्ट दुनिया का जो मॉडल है वो डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही एक पूरा एक ऐसा समाज तैयार हो जाएगा जिसमें व्यक्ति की आज़ादी हो, जिसमें व्यक्ति रैशनल होगा, एक आदर्शवादी समाज होगा, एक ऐसा समाज जिसमें हर किसी को अपने चयन की स्वतंत्रता होगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट था लिबरलिज्म का और उदारवाद का। और अब हम देखते हैं कि मार्क्सवाद कब आता है, कैसे आता है, इसको हम जानते हैं। मूल रूप से मार्क्स की जो पहली जो कृति दुनिया में सामने आई थी वो 1847 के आसपास थी। और 1847 यानी कि ब्रिटेन के अंदर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ब्रिटिश जो व्यवस्था थी, यहाँ जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे डेवलप हो गए थे, और उद्योग धंधों में बहुत ज़्यादा श्रमिकों को काम करवाया जाता था, और इतना काम जिनकी कोई मानो सीमा ही ना हो, 15-15 घंटे इवन, ताकि उद्योगों से माल को तैयार किया जा सके और अन्य देशों में उस माल को ले जाकर बेचा जा सके। एक ऐसा दौर जिससे श्रमिकों के हालात एकदम बदतर होते रहे। और जितने भी जैसे मैनचेस्टर थे, लंदन था, इन शहरों के जो बड़े बड़े प्रमुख जो उस टाइम के मेट्रो सिटी होते थे, उन सिटियों के आसपास का जो इलाका था, उस आसपास के इलाके में छोटी छोटी झुग्गी गंदी बस्तियों का निर्माण हो गया था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, यानी कि जो गरीब वर्ग था, यानी कि मज़दूर जो वर्ग था, मज़दूरों का इतना व्यापक जो शोषण हुआ, उसको मार्क्स है वो देख नहीं पाया। मार्क्स मूल रूप से जर्मनी का दार्शनिक था, और जर्मनी से मार्क्स इंग्लैंड में गया। तो मार्क्स इन सब चीज़ों का ब्रिटेन में रहते हुए देखते हुए वो दर्द को समझा। तो उसने अपनी एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उसने बोला कि व्यक्ति, आप बोल रहे हो, उदारवाद जो बोल रहा है कि व्यक्ति तो स्वतंत्र है, लेकिन मार्क्स कहता है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो। व्यक्ति स्वतंत्र कैसे है? व्यक्ति को तो आपने मजदूर बना दिया। ये पूंजीपति वर्ग है, एक ऐसा पूंजीपति वर्ग जिसका केवल मशीनों और संसाधनों पर पूर्ण रूप से कब्जा किया हुआ है, और एक ऐसा वर्ग जो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके पास ना तो संसाधनों पे कब्जा है, ना उसके पास केवल क्या है, 2 जून की रोटी है। वो भी ये जो पूंजीपति जो वर्ग है, ये जो इंडस्ट्रियल जो क्लास है, ये इंडस्ट्रियल क्लास इन मज़दूरों को उतनी ही मजदूरी दे पाते हैं, उतनी ही मजदूरी यानी कि उतने ही पैसे दे पाते हैं या देते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके इन द सेंस। और जो थोड़ा बहुत उनको मकान वगैरह या झुग्गियाँ जो अवेलेबल करवाई जा रही है,
या थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये जो मज़दूर वर्ग है ये अपने बच्चों का और अपने जो घर वालों का है उनका भरण पोषण कर सके और हमें एक आने वाले टाइम में एक नया मज़दूर वर्ग तैयार करके दें। बस इसी माध्यम से इन जो कथित रूप से उस टाइम के जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे उसके चारों का एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें एक साइड में जो होता था, बीच में जो होता था वो होता था इंडस्ट्रियल क्लास, और जो कॉर्नर पे जो होते थे वो होते थे मज़दूरों की गंदी झुग्गी बस्तियाँ, जहाँ एक ऐसे हालात थे जो ढंग से अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। इनका दर्द मार्क्स ने देखा। दुनिया का एक महान दार्शनिक वैज्ञानिक मार्क्स, जो आज एक इतिहास के अपने गोल्डन अक्षरों में ही बना हुआ है, वो बताते हैं कि समाज जो व्यवस्था है, समाज तो दो भागों में बंटा हुआ है। एक ऐसा वर्ग जो शोषक है, यानी कि जो पूंजी का लगातार उत्पादन कर रहा है, और एक ऐसा वर्ग जो शोषित हो रहा है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो जिसका शोषण लगातार जारी है 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे काम करवा के, और एक ऐसा वर्ग जो शोषण कर रहा है, जो पूंजी का उत्पादन कर रहा है, उसे पूंजीवादी वर्ग कहा। तो समाज में केवल व्यक्ति ही नहीं, समाज में केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं देती। यहाँ जो हालात जो बने हुए हैं वो एक ऐसे हालात हैं जहाँ एक तो शोषण करता है और एक शोषित हो रहा है, जिसमें मार्क्स मानता है कि व्यक्ति को जो अधिकार होने चाहिए वो सामुदायिक अधिकार मिलने चाहिए, न कि व्यक्तिगत अधिकार। जिस तरह से चंद कुछ पूंजीवादी लोग हैं वो हजारों लाखों श्रमिकों का आज लगातार शोषण कर रहे हैं, बजाय इस जो संपत्ति का बंटवारा है ये इन सभी जो गरीब लोग हैं इन सभी में होना चाहिए। इसलिए मार्क्सवाद जो है वो सामुदायिक अधिकारों पे, यानी कि एक वर्ग विशेष, एक ऐसा वर्ग जो बहुमत में है, जो सबसे ज़्यादा शोषित है, उसके अधिकारों का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आता है। मार्क्स बोलता है कि ये जो पूंजीवादी वर्ग है, जिसने जो लगातार अपना शोषण कर रहा है, और जो वर्ग शोषित हो रहा है उसको उतनी ही मजदूरी दे रहा है ताकि वो अपना घर चला सकें और आने वाले टाइम में हमें नए श्रमिक उपलब्ध करवा सकें। इसलिए मार्क्स कहता है कि ये जो पूंजीवादी वर्ग है इसका पूर्ण विनाश होना चाहिए। जब तक इस पूरे वर्ग का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक राज्य की जो स्थिति है वो सही नहीं होगी, यानी कि हर व्यक्ति है वो शोषित होता रहेगा। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि इस पूंजीवादी जो वर्ग है इसकी पहली एक अच्छा साम्यवादी राज्य बनाने के लिए, साम्यवादी इन द सेंस कम्युनिज्म यानी कि साम्यवादी राज्य, एक ऐसा राज्य है जो मार्क्स का एक तरीके से बोलें तो एक आदर्श राज्य है। एक ऐसा आदर्श राज्य है जिसमें ना तो कोई वर्ग है ना राज्य है। इसमें वर्ग और राज्य दोनों का विलुप्तीकरण हो जाएगा और केवल एक समुदाय बचेगा, और एक ऐसा समुदाय जहाँ सभी चारों ओर शांति होगी, समृद्धि होगी। कुछ ऐसी कल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं। मार्क्स का मानना है कि ये पूंजीवादी वर्ग है, इसका पूर्ण रूप से विनाश होते ही सबसे पहले जो सर्वहारा वर्ग है उसका अधिनायकत्व लाया जाएगा। और अधिनायकत्व सर्वहारा वर्ग कौन सा? जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जिसकी आज हालात सबसे दर्दनाक है, जो दर की ठोकरें खा रहा है, उस वर्ग का अधिनायकत्व यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट लेके आई जाएगी। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट यानी कि एक ऐसा अधिनायकत्व जो सर्वहारा का होगा, और ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो अंतिम जो पूंजीपति है उसका ही विनाश ना हो जाए। उसका विनाश करने के बाद ये जो व्यवस्था थी वो अधिनायकत्व वाली वो संक्रमणकालीन होगी।
और इस संक्रमणकालीन व्यवस्था के बाद अंततः साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, जहाँ एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ चारों ओर शांति होगी, समृद्धि होगी, सभी बराबर होंगे और एक समुदाय की भावना होगी। अब कुछ ऐसी कल्पनाएं मार्क्स करते, एक ऐसा वर्ग जो मार्क्स बताते हैं कि राज्य है, राज्य जिस प्रकार से पूंजीपति जो राज्य को एक्सप्लेन करते हैं, पूंजीपति जैसे कहते हैं कि राज्य तो एक विवाद समाधान की संस्था है, जो राज्य में वो जो मानते हैं, उदारवादी जो मानते हैं कि विभिन्न बहुत सारे जो हित समूह हैं वो राज्य में हैं और इन हित समूहों के मध्य एक समाधान के लिए एक संस्था होगी जिसे राज्य के रूप में दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि नहीं, ये राज्य वर्ग हितों का पक्ष पोषण है, न कि हितों के मध्य विवाद समाधान का तंत्र है। पक्ष पोषण इन द सेंस ये पूंजीपति जो वर्ग है उसकी एक कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और पूंजीपति वर्ग जो मजदूरों का शोषण कर रहा है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि एक राज्य के शोषण के यंत्र के रूप में कार्य करती है, राज्य के शोषण के यंत्र के रूप में कार्य करती है। और ये जो इन जो जो शोषण का यंत्र जो बनाया गया है राज्य को, वो बनाया गया है पूंजीवाद के द्वारा, और जब तक पूंजीवाद का विनाश नहीं हो जाता तब तक एक अच्छा राज्य का, यानी कि एक साम्यवादी राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। पूंजीवाद के विनाश के लिए सबसे जरूरी चीज न कि कर्मिक सुधारों के द्वारा, न कि लोकतंत्र के द्वारा, यहाँ हमें सीधी करनी होगी एक रेडिकल क्रांति। रेडिकल दोस्तों यानी कि बदलाव धीरे धीरे न होके बदलाव होंगे तुरंत प्रभाव के साथ, तुरंत बदलाव होने चाहिए जो क्रांति के द्वारा ही संभव है, और एक ऐसी क्रांति जो रेड क्रांति होगी, खूनी क्रांति होगी, जिसमें अंतिम पूंजीपति का विनाश किया जाएगा। और अंतिम पूंजीपति का विनाश अर्थात आर्थिक परिवर्तन होगा। आर्थिक परिवर्तन जो पूंजीपति जिसने 99% जो संपत्ति पे कब्जा कर रखा है उसका विनाश कर दिया जाएगा और सभी में संपत्ति है वो बराबर बांट दी जाएगी, और इसी आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ साम्यवाद का जो सपना है वो साकार किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो पहला एक छोटा सा ट्रिब्यूट है